हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस पीवाईक्यू सेशंस। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज हम लोगों ने एक साथ लिखे थे। और आई होप कि आप लोगों ने याद किया होगा उनको। बाकी सेशन में अब मूव ऑन करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, एक बार मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ फिर भी जिन लोगों ने लास्ट सेशन नहीं देखा। तो ये सारे फॉर्मूला एक जगह लिखे हैं वेव ऑप्टिक्स के, और किस वर्ड का क्या मतलब है वो अगर जानना चाहते हो तो जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, है ना। तो लास्ट सेशन में बताए थे मैंने ये फॉर्मूले कि किस वर्ड का क्या मतलब है, एक बार देख लो जिसने भी नहीं देखा। और इसको जरूर से याद कर लेना यार, ये काम आ जाता है बीच बीच में कहीं पे। फिर इसके बाद ये सब किया हमने, ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन देखी, फ्रिंज विथ का फॉर्मूला, फिर डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट, और एंगुलर पोजीशन सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, ये सब हम लोगों ने कवर किया, है ना। तो अब चलते हैं हम लोग सीधा अपने क्वेश्चंस की तरफ। आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 1 पे। चले, बिल्कुल चला जाए। नेकी और पूछ पूछ, ये कैसी बात हुई? देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आंसर भी लिख रखे हैं मैंने, ताकि तुम्हें लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना। चलो, स्टेट हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन प्रिंसिपल हमें सबको पता है। यूज इट, ड्रॉ ए डायग्राम, शो द डिटेल ऑफ पासेज ऑफ प्लेन वेव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और उस सोर्स से अपनी सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी। ऐसा होता है, देखो हम लोगों ने वेव फ्रंट वगैरह की डायग्राम बनाए होंगे। ये एक पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स के लिए तुमसे वेव फ्रंट पूछा जाए तो कैसा ड्रॉ करोगे? तुम बोलोगे स्फेरिकल, ठीक है। सर्किल कोई नहीं बोलेगा, ये होता है स्फेरिकल। कभी सर्किल लिख करके आ जाओ। तो वेव फ्रंट ये बनाया हमने स्फेरिकल शेप में, ये पॉइंट सोर्स है हमारा। अब होता है क्या है, तुमने क्या किया, ये एक पॉइंट सोर्स है, तुमने ये वेव फ्रंट बनाया, तुमने ये वेव फ्रंट बनाया। इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये भी एक नया सोर्स, ये एक नया सोर्स, ये एक नया सोर्स, सब एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। अब इन नए सोर्स से अपने अपनी लाइट अपने अपने वेव फ्रंट निकलेंगे। इसका वेव फ्रंट ये रहा, है ना, इसका वेव फ्रंट ये रहा। भाई पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट तो यही होता है ना, स्फेरिकल। तो हाइगेन्स ने सिर्फ इतना बताया कि कोई पॉइंट सोर्स है, उसका वेव फ्रंट बनाओ, उस वेव फ्रंट पे छोटे छोटे पॉइंट कंसीडर करो, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाएंगे। अब उन पॉइंट को एक नए सोर्स की तरह ट्रीट कराओ। ये एक नया सोर्स है, ये एक नया पॉइंट सोर्स, ये एक नया पॉइंट सोर्स। अगर ये पॉइंट सोर्स है, इनसे अपने अपने वेव फ्रंट निकलेंगे, ठीक है। अब इन सब पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। इस पे टेंजेंट डाली, इस पे टेंजेंट डाली, इस पे टेंजेंट डाली। इन सब पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, और टेंजेंट ड्रॉ करके जब इनको आपस में फ्री हैंड से ज्वाइन कराएंगे तो हमें एक नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। देखो नोटिस कर सकते हो, एक नया स्फीयर मिल जाएगा तुम्हें। तो बस इतनी बातें बताई हाइजेंस, ठीक है। तो वही सब लिखा है लैंग्वेज में। ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस, ठीक है। एंड द वेवलेट्स इवॉल्विंग इमेनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ विंड। तो बस ये लैंग्वेज लिख देना, बाकी नीचे का लिखना चाहो लिख देना, और छोड़ना चाहो छोड़ देना। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 2 नंबर का है, स्टेटमेंट इसका 1 मार्क का, और बाकी डायग्राम इसका 1 मार्क का। तो हाइगेन्स प्रिंसिपल वैसे इतना ही होता है, बट स्टिल आगे का लिखना चाहते हो ये सारी बातें कि कॉमन टेंजेंट बनाओ तो और स्फीयर मिल जाएगा, नया वेव फ्रंट मिलेगा, ये सारी जो बातें बताएं लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अभी फिलहाल इस पे आ जाते हैं। ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग द डिटेल्स ऑफ पासेज ऑफ वेव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो डेंसर से रेयर मीडियम जाते टाइम, डेंसर से रेयर मीडियम जाते टाइम, पहले मीडियम बना लेते हैं। ऊपर वाला डेंसर, नीचे वाला रेयर, मैं ऐसे बना रहा हूँ, है ना। अब तुम खुद बताओ कि अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में है तो क्या होगा? तुम बोलोगे नॉर्मल से दूर जाएगी वो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये भेज दिया देखो मैंने, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बस ये बन गया। इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेना जैसे करते हो डेरिवेशंस वगैरह में। क्या होगा तुमने, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर वेव फ्रंट्स बना देना इस तरीके से, ऐसे हर पॉइंट के अपने अपने कुछ वेव फ्रंट होंगे ऐसे, ठीक है। और एक फाइनल यहाँ पे बड़ा सा वेव फ्रंट दिखा देना इस तरीके से। बात समझ आई? ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना हम लोग, ये वेव फ्रंट बनाया, ये टेंजेंट ड्रॉ करी, तभी तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आया हमारे पास। तो ये इसका डायग्राम हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर वाले को शेड कर सकते हो ताकि डेंसर मीडियम पहचानने में इजी हो जाए। तो हालांकि हमने लिख दिया इस तरफ ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम। बाकी लाइट की डायरेक्शन दिखाना बहुत जरूरी है, लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डायरेक्शन काम किया ये।
तो ये डायग्राम हो गया इसका बेसिक सा। ठीक है, डेरिवेशंस में क्या होगा ये, नहीं किया डेरिवेशन कर लेना। ठीक, और बस हो गया। अब बाकी इसमें बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। ये एंगल आई है ना, एंगल आई यही होता है ना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, ये एंगल आर हो जाएगा, ये एंगल आर। ठीक, यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी v1, यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी v। ठीक, इतना सब इसके अंदर लिख करके आ जाना। ये हो चुका तुम्हारा डायग्राम। बाकी पॉइंट्स भी लिख देना, ये ABCD लिखना चाहो तो लिख देते हैं, इतना सजा दिया अगर इसको। ये हो गया इसका डायग्राम, है ना, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है ना, चलो। ठीक, तो 1 नंबर का है, काफी है। सिर्फ डायग्राम बनाने को बोला है, एक्सप्लेन तो कुछ करना नहीं है इसमें। 1 मार्क का क्वेश्चन मिल जाएगा अपने को 1 मार्क। आगे बढ़े, सिंपल क्वेश्चन आ गया था ये तो। इसको यार खुद से ट्राई करो। जो फर्स्ट पार्ट है स्नेल्स लॉ से रिलेटेड है, सिंपल सिंपल खुद से ट्राई करो, खुद से हो जाएगा। रे ऑप्टिक्स चैप्टर तुम लोगों ने पढ़ा है, स्नेल्स लॉस के अंदर था। इसको खुद से ट्राई करो। A ray of light is incident on surface separating from denser medium A of refractive index mu1. It is then made incident on the parallel surface of another medium of refractive index mu2 at the same angle of incidence. If the angle of refraction in the two media are 30 and 35, then in which one of the media A or B will light travel fast and why? उसने सिंपल बोला है कि एक मीडियम है ए, एक मीडियम है बी। जब मीडियम ए पे हम लोगों ने लाइट को रिफ्रैक्ट कराया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था 30 डिग्री, और एंगल जब हमने बी मीडियम पे रिफ्रैक्शन कराया लाइट का तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था 35। एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों का उसने सेम बता रखी है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों में सेम है। अब बताओ किस केस में लाइट जो है ट्रेवल करेगी फास्ट। तो इसमें भी स्नेल्स लॉ लगाओ, इसमें भी स्नेल्स लॉ लगाओ। क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, है ना। इधर लगा दो, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू क्या होता है, V1 अपॉन V2। अब पहला मीडियम तो सेम ही है, ठीक है, एयर। पहला मीडियम तो एयर है, तो ये तो एयर हो गया। और V2 क्या है, V2 है VA, इसको ए लिखते हैं। सेकंड मीडियम तो ए है ना यहाँ पे। इस केस में क्या है, पहला मीडियम एयर, दूसरा मीडियम बी, तो दूसरे मीडियम को भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब आ जाओ जरा, साइन आई सेम है, V1 सेम है, तो साइन आई अपॉन में V1 इक्वल्स टू साइन आर, ये लिख दो इसको, साइन आर अपॉन में VA, इसको भी ऐसे लिख दो, साइन आई अपॉन में V1 इक्वल्स टू साइन आर अपॉन VB। क्या तुम्हें नहीं लगता कि, अरे सुन तो लो, पहले ही बोल रहे हो कि नहीं लगता, सुनो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, बिल्कुल हो गई। तो इन दोनों को इक्वल डाल दो, बिल्कुल डाल देते हैं, है ना। साइन आर ए अपॉन वी ए इक्वल्स साइन आर बी अपॉन में वी बी। वेलोसिटी ही तो पूछी है उसने, ये सब तामझाम मैंने क्यों किया, वेलोसिटी निकालने के लिए। वी ए अपॉन वी बी इक्वल्स टू साइन आर ए अपॉन में साइन आर बी। सिंपल सिंपल, यहां से मुझे एक रिलेशन दिखा, वो क्या, सिंपल सिंपल हमें एक रिलेशन दिखा, वो क्या दिखा हमें, वो ये, जिसका ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसकी ज्यादा वेलोसिटी, है ना, जिसका ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसकी ज्यादा वेलोसिटी प्रोपोर्शनल। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बी का ज्यादा है, तो वेलोसिटी जो होगी लाइट की वो बी में ज्यादा होगी। रीजन उसने पूछा है भाई, तो रीजन के लिए हम लोगों ने उसको सब एक्सप्लेन करके दिखा दिया कि हमने इसमें स्नेल्स लॉ लगाया लगाया, इसमें भी स्नेल्स लॉ लगाया और सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारा रिफ्रैक्शन और वेलोसिटी दोनों प्रोपोर्शनल आ चुके। ठीक है, तो बस ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, v प्रोपोर्शनल टू r। तो जिसका r ज्यादा उसका वेलोसिटी ज्यादा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर। लाइट ट्रेवल फास्टर इन मीडियम बी, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, बी वाले पोर्शन पे आ जाओ, साथ साथ यार आंसर मैच करते चलेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में गलती होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। ठीक है, हालांकि बेसिक क्वेश्चन है वैसे। चलो आ जाओ, ट्राई करोगे इसको। द इंटेंसिटी ऑफ द टू इंटरफेरिंग वेव्स इज आई नॉट ईच, है ना। एक फॉर्मूला लिखा है तो तुम लोग को, अगर I1 I2 बराबर हो जाए तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक बार मैं दिखा देता हूँ फिर से। ये रहा यार, फॉर्मूले वगैरह एकदम टिप्स पे रखो, ठीक है, बार बार देखने की जरूरत ना पड़े।
अगर आई वन आई नॉट बराबर हो जाए, इफ आई वन इक्वल्स टू आई टू, ठीक है, ये बराबर हो जाए, इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाला। और फेज डिफरेंस अगर ना गिवन हो तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग ये वाला, है ना। तो आ जाओ बस, क्या बचा क्वेश्चन में। वीडियो पॉज करो, दिमाग लगाओ, सॉल्व करो, आ जाएगा। उसने क्वेश्चन में बोला है कि इंटेंसिटी फाइंड करो। कब? दो कंडीशन है, पहला तो लैम्डा बाई टू, दूसरा है लैम्डा बाई थ्री। जब हमारा पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू है, जब हमारा पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई थ्री है। तो मैं लैम्डा बाई टू के लिए करके दिखा रहा हूँ, बाकी लैम्डा बाई थ्री के लिए तुम लोग करोगे खुद से, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हमारे पास, पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टू पाई इंटू फेज डिफरेंस, एक फॉर्मूला हमारे पास ये। केस वन, ठीक है, डी का फर्स्ट पार्ट, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन टू है, ये बोला है ना उसने पहले केस में, लैम्डा अपॉन टू, ठीक है। तो फाइव कितना हो जाएगा? फाइव हो जाएगा पाई। अच्छा जी, अगर फाइव की वैल्यू तुम्हें मिल चुकी है तो किस बात का इंतजार कर रहे हो? उठा के पुट कर दो, सॉल्व करो, आ जाएगा। और यार मैं काफी क्वेश्चंस में ये चीज बोल चुका हूँ, ठीक है। कॉस 90 कितना होता है? जीरो। तो यार ये तो जीरो आ जाएगा हमारा, जीरो ही आ रहा है इसका। अ, हाँ, इसका जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो बी वाले पार्ट का तुम लोग करना, बस तुम्हें पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन थ्री लेकर के चलना है। अब सॉल्व करोगे वो तुम देखो, बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व होगा। इंटेंसिटी जो आ जाएगी वो आ जाएगी तुम्हारी आई नॉट, ठीक है, ये इसका आंसर है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं एक चीज बोल रहा था कि काफी बात मैं तुम्हें बता चुका, अगर आंसर वेरिएबल की फॉर्म में है तो एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लेना, क्या कोई ऐसा वेरिएबल तो नहीं आ रहा तुम्हारे आंसर में जो क्वेश्चन में ना गिवन हो। जैसे यहाँ पर क्या लिखा रहा है आंसर में? आई नॉट। क्या आई नॉट क्वेश्चन में डिफाइन कर रखा था उसने? बिल्कुल कर रखा है, उसने खुद बताया कि आई नॉट ये है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, मान लिया तुम्हारा कोई वेरिएबल आ रहा है आंसर में, ये आ रहा है तुम्हारा आंसर, मान लिया आई इक्वल्स टू आई नॉट, और इसको टिंकू मान लो, ठीक है, आई नॉट मल्टीप्लाई बाई टिंकू, मतलब कोई भी वेरिएबल है। अब तुम सुनो, क्या तुम्हें ये डिफाइन कर रखा था क्वेश्चन में, या ये तुमने खुद से माना है? ये तो ये तो हमने खुद से माना है। जो चीज खुद से मानते हैं उसकी वैल्यू हमें बतानी पड़ती है, याद है ना ये चीज? ऐसा बीच में काफी बार बोला है मैंने। जैसे मैथ्स में करते थे, लेट द वैल्यू एक्स, तो एक्स की वैल्यू बतानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर तुम्हारे आंसर कुछ ऐसा आ रहा है, आई इक्वल्स टू फोर आई नॉट प्लस सिक्स आई नॉट का स्क्वायर, मतलब कुछ ऐसे आ रहा है, क्या आई नॉट क्वेश्चन में गिवन था? बिल्कुल गिवन था, उसने खुद बता रखा है आई नॉट ये है, ठीक है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपने आंसर से, क्योंकि इसने आई नॉट तो खुद ही डिफाइन कर रखा है। जबकि अगर कुछ और वेरिएबल आ रहा हो मेरे क्वेश्चन में, मेरे आंसर में, तो मुझे उस वेरिएबल को हटाना पड़ेगा कैसे भी करके, ठीक है। फिलहाल अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, आई नॉट में आंसर आ रहा था हमारा, और आई नॉट उसने दे ही रखा है। समझ आया सबको ये? डिस्क्राइब ए सिंपल एक्टिविटी टू ऑब्जर्व, ये तो क्या बोलते हैं, अच्छा, एक्टिविटी बोली है ना उसने, मुझे लगा एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट को। सुनो, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं करना, हमें एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी बतानी है ताकि हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर पाए। तो सिंगल स्लिट में क्या करते हो तुम पहले समझो। सिंगल स्लिट में ऐसे करते हो ना, एक स्लिट लोगे और इधर से सोर्स रखोगे, है ना, और इधर तुम्हें स्क्रीन पे एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल जाएगा। ये करते हो ना डिफ्रैक्शन में, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, इधर से इस तरीके से लाइट आती है पैरेलल, और ये हर पॉइंट एक सोर्स की तरह बिहेव करता है। फिर आगे जा करके यहाँ पे ब्राइट डार्क का तुम्हें पैटर्न मिल जाता है इस तरीके से। ये था ना सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन ये है कि क्या इसको हम प्रैक्टिकली खुद से कर सकते हैं घर पे? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? बस तुम्हें एक स्लिट चाहिए यहाँ पे। स्लिट क्या होती है? ये स्लिट कुछ नहीं होती, स्लिट बस एक छोटा सा गैप है, ऊपर कुछ हो नीचे कुछ हो और बीच में गैप हो, होल को बोलते हैं स्लिट, ठीक है। एक तरीके से होल समझ लो, एक छेद को समझ लो, उसको बोलते हैं स्लिट। तो तुम क्या करोगे, देखो तुम ना दो ब्लेड को लेना, और दोनों ब्लेड को ना एक दूसरे के ऊपर नीचे रख देना, और जब बल्ब से बल्ब से झांक करके देखोगे तो तुम लोगों को ना ये नजर आ जाएगी स्लिट, इस तरीके से देखो। देखो, एक एक ब्लेड ही हो गया, है ना, ध्यान से देखना, एक ब्लेड ये हो गया और एक ब्लेड ये हो गया। इन दोनों ब्लेड के बीच से देखो, ये स्लिट बन गई ना, बीच में जो गैप है, इसको स्लिट ही तो बोलोगे।
तो यहाँ से झांक करके देखो, सामने बल्ब रखा होगा, ठीक है? तो क्या क्या ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? तुम नोटिस करोगे, तुम नोटिस करोगे कि तुम्हें ब्राइट डार्क का पैटर्न नजर आएगा। ठीक है, करके देखना इसको। पहले रूम में एकदम अंधेरा कर देना पूरा, और इधर दो प्लेट लेना, एक ऐसे, और बीच से झांक करके देखना सोर्स के थ्रू। ठीक है, एक एक सोर्स होना चाहिए, कहीं पता चले सब कुछ ही बंद कर दो, अंधेरा हो, और तुम्हारे पास एक टॉर्च हो। यार एक सेकंड देना। हाँ, समझ आ गया नहीं क्या करना है? क्या हम लोग को बस दो ब्लेड लेने हैं, और उसको ऐसे स्लिट बना करके एज ए स्लिट उसको यूज करना है, और एक सोर्स रख देंगे हम लोग, और फिर उसके थ्रू देखेंगे। सोर्स मतलब कोई भी टॉर्च वॉर्च हो सकती है तुम्हारी, तो ये घर पे करके देख सकते हो। तुम्हें ऐसा पैटर्न मिल जाएगा ब्राइट डार्क का। ठीक है, बस इस चीज को एक्सप्लेन करना है। ये लिखा, ये रहा। We hold two razor blades in such a way that their edges are parallel with narrow slit in between. Keep the slit parallel to the filament of bulb right in front of the eye. A diffraction is seen with its dark and bright mattes. बात समझ आई? तो ये सब जो समझाया तुम्हें कि दो ब्लेड लो, पैरेलल रखो, बीच में स्लिट रखो, और सोर्स के थ्रू देखो। सोर्स क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो बस ब्राइट डार्क का पैटर्न मिल जाएगा। ये एक्टिविटी हो गई तुम्हारी, है ना? इसको आंसर को यहीं लिख देते हैं ना नीचे। सबको समझ आई है? अच्छा जी, बढ़िया चीज है, चलो समझ आए तो। और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिए, कभी सोचो कि 5 नंबर में इतनी छोटी चीज पूछ ले। इस क्वेश्चन के काफी सारे पार्ट थे, ठीक है, वो उसका पहला पार्ट है। बाकी पार्ट इसलिए नहीं लेके आया, वो सिंपल सिंपल से थे। ठीक, मतलब यही सब स्टेट हाइगेन्स प्रिंसिपल वगैरह पूछा गया था, तो दोबारा रिपीट हो जाता वो, इसलिए मैं लेके नहीं आया उसको। फिलहाल इस पे आ जाओ। Draw the shape of intensity distribution curve of the fringes due to diffraction at slit. Diffraction at single slit के लिए हमें intensity distribution curve बनाना है। ठीक है, इंटेंसिटी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है, यानी कि ये बनाना है बस हमें। ये इंटेंसिटी का ग्राफ है। पहले इंटेंसिटी बढ़ी है, फिर छोटी हुई, फिर कम, फिर कम, फिर कम। तो ये इंटेंसिटी का ग्राफ बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको बना के आ जाना, बस इतना पार्ट बना देना, या पूरा ही बना देना, क्या ही प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो ये रहा, ये बुक की इमेज है। बुक की इमेज तो हम नहीं बना सकते प्रॉपर, बना सकते हो, तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है तो बना देना ये सब भी, नहीं तो इतना काफी है। इंटेंसिटी सबसे ज्यादा सेंटर की, फिर आगे कम, फिर आगे कम, फिर इधर, फिर इधर। ठीक है, सेंटर वाला देखो, लास्ट सेशन में मैं बता रहा था ना तुम लोग को कि सेंटर वाला सबसे बड़ा होता है, सबसे ज्यादा ब्राइट होता है, नोटिस भी कर रहे होगे। फिर आगे जाओगे तो विड्थ देखो कम हो गई, और ये कम ब्राइट होता है, और आगे जाओगे विड्थ और कम हो गई, और कम ब्राइट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। बात समझ आई? तो इंटेंसिटी का ग्राफ पूछा जाए, ये वाला पार्ट मेन है, इसको बनाना मत भूलना इसको। ठीक है, ये बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। बाकी आगे का ये सब बनाओ मत बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चलो। द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट। पहले ही बताओ वेव फ्रंट क्या होता है, जल्दी से बोलो। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट होता है एक ऐसी शेप जिसका हर पॉइंट सेम फेस में हो, उसको बोलते हैं वेव फ्रंट, है ना? भाई ऐसे तो बोलते हो तुम। अगर मैं तुमसे बोलूं एक पॉइंट सोर्स है मेरे पास, ये मेरे पास एक पॉइंट सोर्स है, और मैं तुमसे बोलूं कि इसके लिए वेव फ्रंट बनाओ, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे कि इसका वेव फ्रंट बनाने का बहुत सिंपल तरीका है कि इसके आसपास ऐसे पॉइंट नोटिस करो जिनका सेम फेस हो। सेम फेस का मतलब एक तरीके से जिनका सेम नेचर हो। ठीक है, तो एक जरा स्फेयर बनाओ। ये बनाया हमने स्फेयर, नोटिस करो इस स्फेयर पर, इस स्फेयर पे नोटिस करो, क्या हर पॉइंट का, हर पार्टिकल का नेचर सेम होगा? तुम बोलोगे बिल्कुल सेम होगा। कैसे? मेरी बात को सुनो। यार ये एक सोर्स है, तुम इससे 1 मीटर दूर गए, मान लिया ये डिस्टेंस है 1 मीटर, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसकी कुछ ब्राइटनेस होगी। यहाँ पे जो पॉइंट होगा 1 मीटर दूर, क्या इन दोनों की सेम ब्राइटनेस नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई, सोर्स से तुम सेम डिस्टेंस चल रहे हो। ठीक है, तो इस पॉइंट की और इस पॉइंट की ब्राइटनेस तो सेम होगी ना इन दोनों की, उसको बोलते हैं सेम फेस हो जाना।
ठीक है, तो इन दोनों का नेचर सेम हो जाएगा, इनका सेम फेस हो जाएगा। तुम इधर चले जाओ, इन तीनों का फेस सेम हो जाएगा। इस सर्किल के हर पॉइंट पे, इस स्फीयर के हर पॉइंट पे कोई सा भी पॉइंट उठा लो, सबकी ब्राइटनेस सेम होगी, यानी सबका नेचर सेम होगा, यानी सबका फेस सेम होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस शेप को बोला, इस स्फीयर को बोला हम लोगों ने वेव फ्रंट। ये बात पता होगी तुम लोगों को, हालांकि बेसिक सी चीज है, बट स्टिल मैंने एक बार रिपीट करा दिया, है ना। साथ साथ रिपीट भी करते चल रहे हैं हम लोग, जितनी चीजें आ रही हैं। तो वेव फ्रंट का मतलब तो हमें समझ आ गया। अब दो पॉइंट उठाओ, द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट। तो दो पॉइंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? तुम बोलोगे जीरो, क्यों? हर पॉइंट का फेज तो सेम होता है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो गया दो पॉइंट के बीच का? जब फेज सेम है तो डिफरेंस कितना आ जाएगा दोनों का? जीरो। ठीक है, इस पे आ जाओ यार। अपना रीति रिवाज मत भूल जाना। जो भी इस पीवाईक्यू सेशन को स्टार्टिंग से देख रहे हैं, उनको सेशन का रीति रिवाज पता होगा काफी अच्छे से। वो क्या, मेरे बताने से पहले वीडियो पॉज करनी होती है तुम्हें, और पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना होता है। याद है ना ये वाली चीजें, भूल गए करते करते? तो ये वाला रिवाज फॉलो करते रहना, मुझे बार बार ना बोलना पड़े। ठीक है, चलो। A monochromatic light beam is incident on a slit of width 0.2 mm। ठीक है, स्लिट की जो विड्थ है किससे डिनोट करते हैं? ए से। मिलीमीटर है तो मीटर में चेंज कर लें, बिल्कुल। अ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। स्लिट से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, उसको क्या लिखते हो? कैपिटल डी, है ना। द फर्स्ट मैक्सिमम इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मिलीमीटर। पहला जो मैक्सिमम है वो 3 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे बना, यानी ये क्या दे रखा है हमें? एक्स। मीटर में चेंज कर ले मिलीमीटर को, बिल्कुल, 10⁻³ फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। हमें वेवलेंथ बतानी है, क्या हो क्वेश्चन समझो क्या बोला है उसने। उसने बोला है कि एक हमारे पास स्लिट है जिसकी विड्थ है 0.2। ठीक है, एकदम ये माइंड में इमेज बनी होनी चाहिए। अब मैं आगे बार बार नहीं बनाऊंगा, हालांकि 3-4 बार तो बना ही चुका इसको मैं। ठीक है, एक स्लिट है, स्लिट की विड्थ हमें गिवन है जिसको बोलते हैं ए। ठीक है, और ये स्क्रीन हो गई हमारी, और स्क्रीन से जो डिस्टेंस होती है वो होती है कैपिटल बी, है ना। स्क्रीन के सेंटर से, यहां से, इसके सेंटर से जो भी फ्रिंजेस बनी ऐसे बन रही थी ना, ये सेंटर वाली, ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली, ये थर्ड वाली, जो भी बनी, ये जो फर्स्ट वाली है इसकी डिस्टेंस हमें गिवन है एक्स, इसको बोलते हैं एक्स। बात समझ आई? अब पूछा गया है कि लाइट की जो वेवलेंथ है वो बताओ कितना होगी। तो मैक्सिमम की बात चल रही है, फर्स्ट मैक्सिमम की। मैक्सिमम के लिए क्या फॉर्मूला बताया था तुम लोग को? ए साइन थीटा इक्वल्स टू, एक सेकेंड, एक्स का फॉर्मूला लिखना है ना हम लोग को। एक्स इक्वल्स टू क्या होता है यार? तो फॉर्मूले वगैरह याद रखना, मैं भूल जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, तुम भूल जाओ तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है, मेरा नहीं है। ठीक है, आ गया फॉर्मूला। एक्स का देखना है ना हमें, तो मैक्सिमा है ना, डिस्टेंस ऑफ एन एस सेकेंडरी मैक्सिम, ये एन प्लस हाफ लैम्डा डी अपॉन में ए, है ना। तो लिख दो इसको, क्या ही बचा अब इसमें? कुछ बचा इसमें? नहीं बचा, बहुत बढ़िया। एक्स इक्वल्स टू एन प्लस हाफ लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में ए, है ना। सारी वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना, लैम्डा आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कितना आएगा इसका आंसर। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तुम लोग कैलकुलेट करना, पता चले इसको ऐसे ही छोड़ दो। एक सेकंड बस, इसका आंसर कहाँ होगा? हाँ, 2.67 10 की पावर माइनस के 7, 2.67 10 की पावर माइनस के 7 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक, नहीं मैच होगा तो एक बार कमेंट्स में बता देना, हालांकि मैच हो जाएगा। ठीक है, चलो। ये तो टेलीस्कोप का क्वेश्चन आ गया, रे ऑप्टिक्स का, वहीं पे बता रखा है ये, इसको तो स्किप करो। ठीक है, ये पता ही होगा, रे ऑप्टिक्स जिसने भी देख रखा है 50 बार बताया ये, है ना। इस पे आ जाओ। टू सोडियम लैंप्स कैन नॉट इमिट कोहेरेंट लाइट। दो लैंप, दो अलग अलग लैंप्स हैं, वो कोहेरेंट लाइट को इमिट नहीं कर सकते। कोहेरेंट लाइट क्या होती है? पहली बात तो ये कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? ऐसे सोर्सेस जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो,
और जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। फेज डिफरेंस सेम मत बोल देना, फेज डिफरेंस जिनका कांस्टेंट हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोहेरेंट सोर्स। दो सोर्सेज है हमारे पास अलग अलग, जैसे यंग डबल स्लिट में देखा था S1 S2, दो सोर्सेज है ना, दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी रखो और दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फिक्स रखो, बस उसको बोल देंगे हम ऐसे सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्स। अब क्वेश्चन ये है कि दो अलग अलग सोर्स आपस में कोहेरेंट सोर्स क्यों नहीं हो सकते? सिंपल लिखना आंसर में, फ्रीक्वेंसी जो है डिपेंड करती है सोर्स पे, है ना। ये रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ा था हम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स पे डिपेंड करती है, और अगर फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है तो जैसे ही तुम सोर्स को चेंज करोगे तुरंत फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और अगर तुमने सोर्स को चेंज कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है सोर्स हमारे कोहेरेंट कहाँ बचे फिर? बात पकड़ पा रहे हो? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक स्लिट ये है S1, एक स्लिट ये है S2, यहाँ पे मैंने एक अलग बल्ब लगाया, यहाँ पे मैंने एक अलग बल्ब लगाया, इससे जो लाइट निकलेगी और इससे जो लाइट निकलेगी ये आपस में कोहेरेंट थोड़ी होगी। क्यों? इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सेम है। तुम बोलोगे कि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम क्यों नहीं है? अरे भाई ये दो अलग अलग सोर्स हैं ये, फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स पे डिपेंड करती है, तुमने सोर्स ही चेंज कर दिया तो काहे बात की फ्रीक्वेंसी सेम होगी? ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम कैसे की जाए? तो तभी तो हमने ये सब तामझाम किया था इस तरीके से। अगर यंग डबल स्लिट तुम्हें याद हो, इस तरफ हमने एक सोर्स रखा था ऐसे, याद आ रहा है? ऐसे इस तरफ एक सोर्स रखा था और इस सोर्स की लाइट इसके पास गई और इसी सोर्स की लाइट इसके पास गई, और अब हमने बोला कि ये दोनों कोहेरेंट है। ये दोनों कोहेरेंट कैसे हैं? ये दोनों कोहेरेंट कैसे हैं? क्योंकि इनसे जो लाइट निकली वो सेम सोर्स से आ रही है, जब तक सोर्स को चेंज नहीं करोगे तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। बात समझ आई? ठीक है, इसको लिख देना। इसकी लैंग्वेज नहीं लेकर के आया क्या मैं हिंदी में? हिंदी में कह रहा हूँ, इसकी लैंग्वेज यार लिखनी पड़ेगी तुम लोग को। ठीक है, बस सिंपल ये लिख देना, देखो क्या बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ, इसको इंग्लिश में करके लिख देना। फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सोर्स। एनी टू डिफरेंट सोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज, ये वर्ड जरूर डाल देना इंडिपेंडेंट, देखो उसने भी हाईलाइट करके दे रखा है ब्रैकेट में। दो अलग अलग सोर्स सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट को इमिट नहीं कर सकते, तो इस वजह से दो इंडिपेंडेंट सोर्स जो हैं उनको कोहेरेंट सोर्स हम नहीं बोल सकते। बात समझ आई सबको ये? ठीक है, तो ये दो तीन लाइन में इस तरीके से एक्सप्लेन कर देना। फिलहाल थर्ड वाले पे आ जाओ। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेरीज बिटवीन 0 और 4 times द इंटेंसिटी ड्यू टू वन स्लिट इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसने क्वेश्चन में बोला है, खुद से समझो, खुद से समझो क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करो, मेरे ऊपर डिपेंड मत रहा करो। ठीक है, मेरे ऊपर डिपेंड मत होना और मेरे ऊपर छोड़ो, किसी के भी ऊपर डिपेंड मत होना, आत्मनिर्भर बनो, बस यहाँ से गाइडेंस लो। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चंस मिल रहे हैं यहाँ पे अच्छे अच्छे से, और क्या बोलते हैं, क्वेश्चन हो पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहे तो गाइडेंस ले लो कि हाँ सर ने ऐसे बताया है, तो फिर अगले क्वेश्चन में कोशिश करो कहीं पे उसके तरह क्वेश्चन मिले। इसके जैसे मान लिया आगे कोई क्वेश्चन आ जाए, कोशिश करो कि फिर उसको खुद से कर पाओ। ठीक है, तो आत्मनिर्भर बनना सीखो, सिर्फ टीचर पे डिपेंड नहीं होना, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। आ जाओ इस पे जरा। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन, समझ आया क्वेश्चन? किसी भी पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो वेरी कर रही है 0 और 4 टाइम्स के बीच में। ठीक है, तो इस बात का हमें रीजन देना है। तो ये देखो जरा, क्या ये फॉर्मूला तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? ये वाला फॉर्मूला देखो, क्या याद है तुम्हें? बिल्कुल याद है ना? I = 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ये होता है ना फॉर्मूला। चलो इसको लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं सेकंड। अब तुम मुझे सोच करके बताओ कि आई की मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकती है? बोलो। तुम बोलोगे आई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए इस पूरी वैल्यू को 1 होना पड़ेगा, है ना। भाई ये पूरी वैल्यू 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकती, कॉस की वैल्यू 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकती, तो इस वैल्यू को 1 होना पड़ेगा। तो जैसे ही ये वैल्यू 1 हो गई तो आई की वैल्यू कितना मिलेगी तुम्हें? 4I0। चलो जी, अगर तुम चाहते हो कि आई की वैल्यू मिनिमम मिले तो मिनिमम के लिए इस पूरी वैल्यू को कम होना पड़ेगा, और इस पूरे की सबसे कम वैल्यू कितना होगी? 0 होगी। तुम बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो आप,
कॉस की सबसे कम वैल्यू आपने -1 बताई थी। अरे भाई, कॉस की सबसे कम वैल्यू -1 होती है, बिल्कुल ठीक बात है। बट यहाँ पे स्क्वायर भी तो लगा है, -1 का स्क्वायर वापस से +1 हो जाएगा वो तो मैक्सिमम की कंडीशन बन जाएगी ना। ठीक है, तो फिर मिनिमम मिनिमम के लिए क्या करें हम लोग? मिनिमम के लिए हमें यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा, सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव में तो हम नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ये बात तो श्योर है। तो नीचे से नीचे कम से कम तुम कितना जा सकते हो? कम से कम 0 तो जा सकते हैं ना हम लोग। हम लोग नेगेटिव नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है। कम से कम कितना जा सकते हो? फिर 0 जा सकते हो। तो इसकी वैल्यू को मैंने क्या किया? 0। और जैसे इसकी वैल्यू को 0 किया, इंटेंसिटी कितना मिलेगी तुम्हें? 0। तो वैल्यू देखो कितना मिल रही है, या तो 0 मिलेगी या 4 टाइम्स मिलेगी। 4 टाइम्स किसका? आई नॉट का। ठीक है, आई नॉट क्या है? एक स्लिट की इंटेंसिटी। तो या तो वैल्यू कम से कम 0 होगी या मैक्सिमम 4 टाइम्स होगी, 4 टाइम्स ऑफ आई नॉट। तो वही उसने प्रूफ करने के लिए बोला है, 0 या फिर 4 टाइम्स ऑफ ड्यू टू 1 स्लिट। हो गया प्रूफ? ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख देना और ये सारी चीजें लैंग्वेज में लिख देना। बात समझ आई? बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं ना? समझ आ रहा है ना सबको? ठीक है, अगर सबको समझ आ रहा है तो एक दिल बनाना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नहीं, एक नहीं यार, समझ आने पे तो ज्यादा बननी चाहिए। अगर समझ आ रहा है तो कमेंट्स में 3 दिल बना देना, एक पिंक, एक रेड और एक अपने कलर का। ठीक है, 2 चॉइस मेरे और एक तुम्हारे। एक पिंक, एक रेड और दूसरा एनी ऑफ योर चॉइस। और समझ नहीं आ रहे अगर ये क्वेश्चन, तो एक दिल बना देना बस। ठीक है, इफ नॉट आ रहा मतलब नहीं आ रहा समझ, तो फिर एक दिल बनाना ब्लैक। ठीक है, ये कोड वर्ड रहेगा अपने आगे जितने भी वीडियोस होंगे उसके लिए। समझ आया ना सबको? चलो, फिलहाल इस क्वेश्चन पे है, इस क्वेश्चन पे आओ, इस क्वेश्चन पे आओ, पढ़ो। मुझे मत देखो भाई, वीडियो पॉज करो और इसको पढ़ो और इसको करो। क्या देखते रहते हो? किया ट्राई? चलो जी, बढ़िया चीजें ट्राई किया तुम लोगों ने। आ जाओ। दो स्लिट है भाई, स्क्रीन पहले पूरा स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं। In young double slit experiment, fringes are obtained on a screen using two slits separated by 2 mm। तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है? स्मॉल डी की, है ना? दो स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको लिखते हैं स्मॉल डी। मिलीमीटर का ध्यान रखना, उसको मीटर में चेंज करेंगे बाद में। When the screen is moved 20 cm towards the slit, the change in fringe width, ये चेंज दे रखा है। ठीक है, इसको फ्रिंज विड्थ मत समझ लेना, ये फ्रिंज विड्थ में चेंज कितना है वो दे रखा है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। क्वेश्चन पढ़ के समझ आया क्या हुआ इसके अंदर? उसने बोला है कि दो स्लिट है, उनके बीच की जो सेपरेशन है, दो स्लिट है, इन स्लिट्स के बीच की जो सेपरेशन है वो हमें गिवन है डी। ठीक है, और यहाँ पर स्क्रीन है। हमने क्या किया? स्क्रीन को आगे सरका के रख दिया। कितना आगे सरकाया हमने? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले स्क्रीन यहाँ पर थी, अब हमने इसको 20 सेंटीमीटर आगे सरका दिया। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुमने स्क्रीन की डिस्टेंस को चेंज किया, ठीक है, तो क्या होगा? फ्रिंज विड्थ पे फर्क पड़ेगा। फ्रिंज विड्थ में कितना चेंज आया वो उसने बता रखा है। ठीक है, अब वेवलेंथ बताओ कितना होगी? सिंपल, स्टार्टिंग में लगाओ एक बार फॉर्मूला फ्रिंज विड्थ का, लैम्डा डी अपॉन डी। बाद में लगाओ फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, लैम्डा डी अपॉन डी, और इनका कर दो डिफरेंस, बीटा 2 माइनस के बीटा 1। यही तो दे रखा है उसने, फ्रिंज विड्थ में डिफरेंस कितना है ना? बस अब वैल्यूज पुट कर दो, खत्म क्वेश्चन। क्या चेंज इन फ्रिंज विड्थ गिवन है? बिल्कुल गिवन है। कितना दे रखा है देखो, चेंज इन फ्रिंज विड्थ 6 × 10⁻⁵ है ना? 6 × 10⁻⁵। क्या लैम्डा हमने चेंज किया? नहीं, लैम्डा तो सेम ही रखा उसने। ठीक, बाद वाली जो डिस्टेंस है, बाद वाली डिस्टेंस कितना है? जो भी स्टार्टिंग में रही होगी डिस्टेंस, उसमें से 20 को माइनस कर दो। स्टार्टिंग में अगर डिस्टेंस है डी, तुम इसको 20 सेंटीमीटर आगे ले आए, तो डी में से 20 माइनस कर दो, बाद वाली डिस्टेंस आ जाएगी, है ना? ऐसे ही होगा ना भाई? ये तो तुम्हारी D1 है स्टार्टिंग में, और ये तुम्हारी D2 है बाद वाली डिस्टेंस। तो D1 कितना है? अ, क्या बोलते हैं, सॉरी, D2 कितना है? D1 में से इसको माइनस कर दो, D1 में से इसको माइनस कर दो, D2 मिलेगा। ठीक है, क्या D1 हमें दे रखा है? ये तो नहीं दे रखा है यार। अच्छा, D2 माइनस D1 दे तो रखा है 20 सेंटीमीटर। चलो यहाँ पे सीधा ही पुट हो जाएगा, बढ़िया चीज है। D1 D2 क्या चेंज किया हमने? बिल्कुल चेंज नहीं किया, वो D रहेगा।
अंदर क्या बचेगा, d2 - d1, और d2 - d1 की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को क्या मीटर में चेंज करना भूल जाओगे? नहीं भूलेंगे सर हम, आपने बताया है तो नहीं भूलेंगे। ठीक है, और स्मॉल डी की वैल्यू तो दे ही रखी है। क्या ही बचा यार इसमें, क्या क्या कराऊं, इसको भी मैं ही कराऊं, क्या ये भी मैं ही कराऊं? तुम लोग क्या कर रहे हो फिर ट्वेल्थ में आके? कैलकुलेशन भी अगर मुझे ही करानी पड़ेगी तो तुम्हारा ट्वेल्थ में आने का क्या फायदा? क्या जाएगी 600 नैनोमीटर। ठीक है, चलो ये सॉल्व कर लेना। क्या गया, बढ़िया क्वेश्चन था एकदम, है ना? 2024 का ही है। इस पे आ जाओ, इस पे आओ। A young double slit experiment setup is kept in a medium of refractive index 4/3, which maximum in this case will coincide with the sixth maximum obtained if the medium is replaced by air. आराम से, तसल्ली से, सुकून से वीडियो पॉज करो, फिर से एक एक वर्ड पढ़ो, इसका फोटो वोटो बनाओ, जो भी है यंग डबल स्लिट का, समझने की कोशिश करो इसमें चल क्या रहा है। क्योंकि यार जब तक, क्या बोलते हैं, बिना सोचे समझे, बिना थॉट लगाए क्वेश्चन में तुम सिर्फ सुन करके करते जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, उससे बस एक यही क्वेश्चन कर पाओगे अगर अपना दिमाग नहीं लगाओगे। और अगर अपना दिमाग लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है, इसके अलावा फिर कितने भी क्वेश्चन कर पाओगे। दूसरा क्वेश्चन पढ़ने का डर खत्म होगा तुम्हारा। हालांकि अब तक हो जाना चाहिए, इतने सारे पीवाईक्यू सेशन ले चुका मैं। हर पीवाईक्यू सेशन में मैं तुम्हें यही बोलता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं कितना डर खत्म हुआ है तुम्हारा। इस क्वेश्चन को सिर्फ समझो, होगा कैसे बात की बात है, पहले समझ तो लो। ठीक है, पढ़ो जरा, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आया, इसलिए मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ तुम लोग को। ठीक है, A young double slit experiment is kept in a medium of refractive index 4/3। तो चलो जी बात मान लेते हैं उसकी। ये पूरा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप था, और इस पूरे को हमने पानी में रख दिया, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 4/3। मान लिया, उसके बाद विच मैक्सिमम इन दिस केस विल कोइंसाइड विद द सिक्स्थ मैक्सिमम ऑब्टेन्ड इफ द मीडियम इज रिप्लेस्ड बाय एयर। अगर मैं इस पूरे मीडियम को एयर से रिप्लेस कर दूं, ये जो पूरा सेटअप रखा है यंग डबल स्लिट का, अगर मैं यहाँ पे एयर भर दूं, ठीक है, और यहाँ पे जो छठा मैक्सिमम है, वो इसके कौन से मैक्सिमम के साथ कोइंसाइड करेगा? क्वेश्चन का मतलब समझे, नहीं समझे? सुनो, मेरी बात को सुनो ध्यान से, क्या बोलना चाह रहा है वो, मेरे साथ साथ पढ़ना है ना, क्योंकि मुझे भी नहीं आता, मैं भी तुम्हारे साथ साथ सीख रहा हूँ। देखो, एक एक वर्ड पढ़ो, समझो। अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज केप्ट इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? पूरे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप था उसको पानी में भर दिया, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, कोई दिक्कत नहीं। विच मैक्सिमम इन दिस केस, इस केस में कौन सा ऐसा मैक्सिमम है जो कि कोइंसाइड करेगा, किससे कोइंसाइड करेगा? सिक्स मैक्सिमम ऑप्टेन इन एयर। तो हमने क्या किया, एक और केस है एयर का, वहां पे छठा मैक्सिमम देखा। ऐसे दे होता है ना, ये बीच वाला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये छठा, ये छठा मैक्सिमम हमने देखा। तो इसका सिक्स वाला मैक्सिमम इसके कौन से मैक्सिमम के साथ कोइंसाइड कर रहा होगा? भाई इसमें भी तो ऐसे बन रहे होंगे ना, ये ऐसे 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 ऐसे। तो इसका सिक्स वाला इसके कौन से मैक्सिमम के साथ कोइंसाइड करेगा, अगर इनको साथ साथ रखा जाए? मतलब एक ही सेटअप है, ठीक है। बताओ, एक बार पानी एक बार हवा है, तो दोनों में हमने फ्रिंजेस बनाई। हवा की छठी फ्रिंज इसकी कौन सी फ्रिंज से मैच करेगी? क्या समझ पा रहे हो उसने क्या बोलना चाहा है हमसे? मैथमेटिकली सोच पा रहे हो इसको? सोचो, उसने भी सोचा होगा मैथमेटिकली इसको। वो बहुत लीजेंडरी बंदा होगा, और जो भी लीजेंडरी बंदा होगा वो लीजेंड कमेंट कर देना, लीजेंड। ठीक है, और जो जिसको भी समझ नहीं आएगा वो क्या कमेंट करेगा, इन लीजेंड, अनलीजेंड, सॉरी। लीजेंड का उल्टा क्या होता है, अनलीजेंड, है ना? यही होता होगा ना, लीजेंड है तो अनलीजेंड, तो अनलीजेंड कमेंट कर देना। ठीक है, आ जाओ। उसने हमसे जानना चाहा है कि एक्स की वैल्यू सेम है, ये तो बोला है उसने। भाई कोइंसाइड का मतलब क्या हुआ, इसकी जो भी फ्रिंज बनी, ठीक है, और इसकी जो भी फ्रिंज बनी, ये कोइंसाइड करनी है। कोइंसाइड का मतलब ये डिस्टेंस तो सेम हो गई ना, ये डिस्टेंस तो सेम हो गई ना, एक्स तो दोनों का सेम हो गया ना। और एक बार अगर एक्स सेम हो गया, काम ही खत्म, क्वेश्चन का क्या बचा इसमें? x1 इक्वल्स टू x2। एक्स का फॉर्मूला लगा दो जरा, क्या होता है? मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम की बात चल रही है, यंग डबल स्लिट का मैक्सिमम, यंग डबल स्लिट का मैक्सिमम क्या होता है? एक्स का फॉर्मूला, एन लैम्डा डी अपॉन डी, एन लैम्डा
डी अपॉन डी। वन है तो सब जगह वन 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 भर दो, टू है तो सब जगह टू 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 भर दो। क्या कैपिटल डी और स्मॉल डी में हमने कोई चेंज किया? कोई चेंज नहीं किया, कट जाएंगे। ठीक है। क्या लैम्डा वन और लैम्डा टू में हमने कोई चेंज किया? बहुत चेंज किया, बहुत ज्यादा चेंज किया। क्या चेंज कर दिया लैम्डा वन लैम्डा टू? भाई लैम्डा में चेंज नहीं किया भले से तुमने, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तो किया है ना चेंज। ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला होता है? एन वन अपॉन एन टू इक्वल्स टू लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन। यही होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरीके से। अच्छा, ये वाले एन में और ये वाले एन में कंफ्यूज मत हो जाना। ये वाला एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये वाला एन क्या था? नंबर ऑफ फ्रिंज। ठीक है, तो इन दोनों एन को कंफ्यूज मत कर देना। इस वाले एन का मतलब है नंबर ऑफ फ्रिंज, कौन सी फ्रिंज की बात चल रही है। ठीक है। तो मैं इसको यार म्यू लिख दूं, इसको म्यू लिख दूं ताकि कंफ्यूजन से बच जाए हम लोग। म्यू वन अपॉन म्यू टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और सिंबल होता है ना म्यू, है ना? तो मैं इसको म्यू लिख रहा हूँ, इसको लिख दो म्यू वन अपॉन म्यू। वन क्या है? एन वन अपॉन एन टू। ठीक है। अब तुम मानो पहले को एयर मान रहे हो कि वाटर, तो मैं पहले को एयर मान रहा हूँ, दूसरे को वाटर। ठीक है। इधर नहीं लिखते, फिर तुम इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझोगे। इधर लिखते हैं, ये एयर और ये वाटर। ठीक। अच्छा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 1, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 4/3। एयर की कौन सी फ्रिंज, एयर की कौन सी फ्रिंज थी? छठी। और वाटर की उसने पूछी है ना? N2 उसने हमसे पूछा है, तो क्या N2 तुम निकाल दोगे? बिल्कुल। कितना जाएगा? 4 टू जा 8। तो वाटर की आठवीं फ्रिंज एयर की छठी फ्रिंज के साथ कोइंसाइड करेगी, ये बात हमें पता चल गई। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्रिंज। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा सी। और करेक्ट आंसर भी क्या है इसका? सी। मुझे बताओ, इसका लॉजिक अगर समझ आया हो तो यार बस क्या ही बताऊं तुम्हें, तुम क्या ही चीज सीख गए हो आज। ठीक है। मतलब अब तुम सीधा जाके आइंस्टाइन न्यूटन व्यूटन से इनसे टक्कर ले सकते हो। ठीक। तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर जाना चाहिए। बात समझ आई? आ जाओ। ये एक्सपेरिमेंट जिसने बनाया ना, यंग डबल स्लिट यंग ने, तो तुम इसको भी चैलेंज कर सकते हो अब इस टाइम पे, अगर पिछला वाला क्वेश्चन समझ गए हो तो। असर्शन रीजन पढ़ो। मुझे क्या देख रहे हो भाई? पढ़ो इसको, करो, इससे करो इसको। चलो, देखते रहते हो तुम लोग, कब सर कराएंगे, कब हम छापेंगे, है ना? शर्म थोड़ी है। In young double slit experiment, interference pattern is not observed when two coherent sources are infinitely close to each other. अगर दो सोर्सेस को तुम infinitely close कर दोगे तो d की वैल्यू मुझे बताओ कितना हो जाएगी? क्या वो d की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्या अगर d की वैल्यू जीरो हो गई तो तुम्हें बीटा की वैल्यू मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो टेंड्स टू कितना होगी वो? बीटा टेंड्स टू इनफाइनाइट। बोलो, फ्रिंज विड्थ यही तो हो जाएगी भाई। अगर तुम बोल रहे हो कि दो सोर्स को बहुत पास कर दो, यानी डी को जीरो कर दो, डी को जीरो करते ही फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगी? इनफाइनाइट। तो एक फ्रिंज इनफाइनाइट विड्थ की है, क्या तुम्हें पैटर्न मिलेगा डार्क ब्राइट का? जब एक ही फ्रिंज इनफाइनाइट विड्थ की है तो हमें तो एक ही फ्रिंज मिलेगी, है ना? या ऐसे बोल तो कुछ मिलेगा ही नहीं वहां पे। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? पहले ब्राइट मिले फिर डार्क, फिर ब्राइट मिले फिर डार्क, एक एक फ्रिंज करके मिलती रहे हमें। और हर फ्रिंज की कुछ ना कुछ फाइनाइट विड्थ होनी चाहिए, है ना? तभी भाई फाइनाइट विड्थ होगी तभी तो दूसरी फ्रिंज आएगी ना, कि पहली फ्रिंज की विड्थ है 1 मीटर, दूसरे की 1 मीटर, तीसरे की 1 मीटर, तो ऐसे एक एक करके रखते जाएंगे। तुमने बोल दिया कि एक फ्रिंज है उसकी विड्थ है इनफाइनाइट, तो क्या दूसरे फ्रिंज की कोई जगह बचेगी? कोई नहीं, तो वहां पे कुछ बनेगा ही नहीं पैटर्न। ठीक है। तो ये बात तो उसने गलत नहीं बोली, उसने नोट लगा रखा है तो सही बोली है ना? असर्शन तो ठीक हो गया ना? उसने खुद मना कर रखी है कि नहीं होगा ऑब्जर्व, बिल्कुल नहीं होगा ऑब्जर्व। आ जाओ। फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन सोर्स। तो फ्रिंज विड्थ जो है प्रोपोर्शनल होता है सेपरेशन के, बिल्कुल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये तो ये बात गलत हो गई उसके, है ना? असर्शन ठीक है और रीजन गलत है। इसका आंसर देख लेता हूँ एक बार। कौन सा क्वेश्चन है? PYQ9। assertion is true, reason is false। ठीक है, तो इसका assertion ठीक है और रीजन गलत है। अरे लिखा तो है आंसर ये नीचे। ठीक, assertion is true, reason is false। बात समझ आइए? आ जाओ जरा इस पे, करो इसको करो।
ये तो डेरिवेशन है, ठीक है, कर लेना इसको, सिंपल सा डेरिवेशन है। नहीं होगा बता देना। इसकी डेरिवेशन सीरीज ध्यान नहीं, मुझे एक बार देख लेना चैनल पे जाके, इसकी डेरिवेशन डाल दी थी मैंने, नहीं, ठीक है। फिलहाल इस पे आ जाओ, अपना जो काम का क्वेश्चन है। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्लिट आर सेपरेट, अब इसको थोड़ा फास्ट करते हैं, है ना, एक बार मैं देख लूं इजी क्वेश्चन है कि नहीं। हाँ, बच्चों वाला क्वेश्चन है, फास्टली करते हैं इसको, अब मैं ज्यादा समझा नहीं रहा इसमें। ये स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी है, ये लैम्डा है, ये एन की वैल्यू है 4, डार्क फ्रिंज का थोड़ा ध्यान रखना, और डिस्टेंस उसने यानी कि एक्स उसने हमसे पूछा है। तो डार्क फ्रिंज वाला फॉर्मूला लगा देना, क्या था, एन माइनस हाफ, यंग डबल स्लिट है ना, तो इसमें माइनस यूज होगा, एन माइनस हाफ लैम्डा डी अपॉन में डी। वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू तुम लोग को मिल जाएगी, जो कि आएगी कितना, जो कि आएगी 1.05 10 की पावर माइनस के 2, ठीक है। बस खत्म, अगले पे आ जाओ। ड्रॉ द शेप ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, डन कर चुके हैं हम लोग, ऑल रेडी डन, ठीक है। और डिफ्रैक्शन वगैरह उसने एक्सप्लेन करने को बोला है, ये कर देना सब एक्सप्लेन। फिलहाल अपने काम के क्वेश्चन पे आ जाओ। मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन आ गया ना ये तुम करो, होमवर्क दे दूं कि इसको, बोलो। ये वाला सिंपल क्वेश्चन है, इसका अच्छा आंसर दे रखा है, ये पे आंसर से इसको ट्राई करो, मैं स्पीड से एकदम करा देता हूँ। इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विथ, अब यार रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, अपना दिमाग लगाते चलना, ठीक है। जो भी अलग क्वेश्चन आएगा वो मैं करा रहा हूँ। स्टार्टिंग में फ्रिंज विथ कितना है, जब वो एयर में था, 0.44। अगर पूरे सेटअप को हमने पानी में भर दिया, तो अब बताओ फ्रिंज विथ कितना होगी। फ्रिंज विथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डी अपॉन डी, डी और डी को तो हमने चेंज नहीं किया, तो बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बीटा वन अपॉन बीटा टू इक्वल्स टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू, लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू को क्या लिखोगे, एन टू अपॉन में एन वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू अपॉन वन, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू, टू क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 4/3, एयर का क्या है 1, बीटा वन कितना दे रखा है हम लोग को, 0.44, तो दूसरा कितना आ जाएगा हमारे पास, बीटा, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 11 3 जा 33, सिंपल, 0.33 मिलीमीटर, ठीक है। चलो खत्म। ये चुटमुट क्वेश्चन तो एकदम ऐसे चुटकियों में निपटा दिया करो, फालतू फालतू के क्वेश्चन, बच्चों वाले एकदम है। चलो, इन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, लाइट एनर्जी रिड्यूसेस इन वन रीजन, बिल्कुल ठीक बात है, एंड प्रोड्यूसेस ए डार्क फ्रिंज, बिल्कुल ठीक बात है। इट इंक्रीजेस इन अनदर रीजन एंड प्रोड्यूसेस ए ब्राइट फ्रिंज, बिल्कुल ठीक बात है भाई। चाहे इंटरफेरेंस हो चाहे डिफ्रैक्शन हो, दोनों में एक ही काम तो हो रहा है, ब्राइट और डार्क का पैटर्न मिल रहा है। ब्राइट का पैटर्न मिलने के लिए लाइट की इंटेंसिटी का बढ़ना जरूरी है, डार्क का पैटर्न मिलने के लिए लाइट की इंटेंसिटी का घटना जरूरी है। वही तो उसने समझा रखा है हम लोग को, लाइट एनर्जी एक में कम हो जाती है, एक में बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक बात समझाई है उसने, देखो कितना बढ़िया बंदा है वो, उसने कितना अच्छे से समझा रखा है हमें। दिस हैपन्स बिकॉज एनर्जी इज नॉट कंजर्व, ऐसा इसलिए होता है कि एनर्जी कंजर्व नहीं होती। कितना घटिया बंदा है वो, बिल्कुल गधों वाली बात कर दी उसने यहाँ पे, काट दो उसको। उसने बोला है कि एनर्जी कंजर्व नहीं होती, ये 9th क्लास का बच्चा ही बता देगा। एनर्जी हर जगह कंजर्व होती है, दुनिया का कोई भी फिनोमिना हो, है ना। तो असर्शन ट्रू है, इसका रीजन गलत है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन है, इसमें तो मुझे समझाना भी नहीं चाहिए था तुम्हें कुछ। ये तो डेरिवेशन है। वेव फ्रंट क्या होती है बता चुका मैं तुम्हें, एक ऐसी शेप जिसका हर पॉइंट पे सेम नेचर हो, उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। रे क्या होती है, रे होती है द पाथ ट्रेवल बाय ए लाइट, जो भी लाइट ने या जो भी वेव ने, वेव रे सेम हो जाएगी, ऐसे लिखना, द पाथ ट्रेवल बाय ए लाइट, लाइट ने जो भी रास्ते को कवर किया उसको बोलते हैं हम लोग रे, ठीक है। लाइट भी एक वेव है, वैसे वेव भी लिख सकते हो, इट स्टिल। और दूसरी चीज, वेव फ्रंट और रे हमेशा होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों डेफिनेशन समझ आई, मतलब दोनों डेफिनेशन समझ आई, रे की और वेव फ्रंट की, ठीक है। तो इसको लिख देना। इस पे आ जाओ थर्ड वाले पे, करो इसको फटाफट से करो, सोचना नहीं, जल्दी से कर दो। स्लिट S1 S2 3 मिलीमीटर अपार्ट, डी दे रखा है, स्क्रीन इज प्लेस्ड कैपिटल डी दे रखा है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर फ्रॉम द सेकंड डार्क फ्रिंज। ओ माय गॉड, ये तो बढ़िया क्वेश्चन आ गया। करो 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 करो, अच्छा क्वेश्चन है, कोई मतलब ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। बट गलती मत कर देना, थोड़ी लैंग्वेज पढ़ के करना। इसने बोला है कि इट इज ऑब्जर्व दैट
फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मिलीमीटर फ्रॉम द सेकेंड डार्क फ्रिंज। एक तो है फोर्थ ब्राइट और एक है सेकेंड डार्क, दोनों के बीच में गैप कितना है? 5 मिलीमीटर का। पता क्वेश्चन फिर, अगर इतनी बात समझ आ गई तो। पहले ब्राइट वाले का फॉर्मूला लगा दो, x1 लिख दो इसको, n लैम्डा डी अपॉन डी। अब डार्क वाले का फॉर्मूला लगा दो, n माइनस हाफ लैम्डा डी अपॉन डी। और इनके बीच का गैप कितना दे रखा है? x1 माइनस x2, ये दे रखा है हमें 5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लोगे, बिल्कुल कैसे? 10⁻³ बाकी सब क्या डेटा हमें गिवन है? हाँ जी गिवन है, इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो, ठीक है। n1 लैम्डा डी अपॉन डी माइनस n2 माइनस के हाफ और लैम्डा डी अपॉन डी। मेरे ख्याल से सब कुछ गिवन है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना बचा है, सॉल्व कर लेना, ठीक है। एक बार देख लेते हैं सब गिवन है कि नहीं। स्मॉल डी गिवन है, कैपिटल डी गिवन है, n1 की वैल्यू 4 गिवन है और n2 की वैल्यू 2 गिवन है ना। और कुछ थोड़ी चाहिए। वेवलेंथ उसने पूछी है, हाँ सब गिवन है, वेवलेंथ आ जाएगी। सॉल्व करो, निकालो क्वेश्चन नंबर। कौन सा क्वेश्चन है ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और इसका आंसर नंबर है 6 × 10⁻⁻6। बोलो, बढ़िया लग रहे हैं क्वेश्चन अभी ये? तो इस चैप्टर में यार यही है, फॉर्मूला पता हो, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो तुम्हें, और सीधा सीधा तुम इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर के क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। डेरिवेशन है ये, इसको कर लेना। ये आगे देखो इंटेंसिटी वाला, बहुत देर से वेट कर रहा था मैं, वही देख रहा था इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन क्यों नहीं आया तब से, ठीक है। आ जाओ। Find the ratio of intensities at 2 point on a screen when wave emanating from two slit reaching this point of path difference lambda upon 2। ठीक है, अच्छा ये वही क्वेश्चन है अभी स्टार्टिंग में किया ना हम लोगों ने। इंटेंसिटी का रेशो पूछा है, केस 1 लैम्डा अपॉन 6 है, केस 2 लैम्डा अपॉन 12 है ना। अभी स्टार्टिंग में किया ना हमने, दो इंटेंसिटी फाइंड करी थी। बस अब क्या करना है हमें, एक स्टेप और फालतू दे दिया, I1 और I2 का रेशो पूछ लिया उसने, है ना। मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले लो, दूसरा ही क्वेश्चन क्या है हम लोगों ने, सेम ही तो क्वेश्चन है। एक बार इंटेंसिटी निकाली लैम्डा अपॉन 2 पे, एक बार इंटेंसिटी निकाली हमने लैम्डा अपॉन 3 पे, है ना। दो इंटेंसिटी हमने फाइंड करी। अब तुम्हें एक स्टेप और बढ़ाना है, जो ये जो इंटेंसिटी फाइंड की, ये जो इंटेंसिटी फाइंड करी, इनको बस रेशो की फॉर्म में लिखना है और कुछ नहीं करना। बात समझ आई? ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आएगी तुम्हें यहाँ पे? प्रॉब्लम आएगी तुम्हें कॉस की वैल्यू नहीं पता होगी। अब यार ये उसका फॉल्ट है, इसने हमें कॉस की वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक। लैम्डा अपॉन 6 लैम्डा अपॉन 12। एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे कॉस की वैल्यू कितना आएगी, देख क्या लेता हूँ, सॉल्व भी कर लेते हैं ना। अगर पाथ डिफरेंस है लैम्डा अपॉन 6, पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 बाई फेज डिफरेंस, यही होता है ना फॉर्मूला। पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 बाई फेज डिफरेंस, ठीक है। लैम्डा से लैम्डा कट करो, 2 3 जा 6, 5 आ जाएगा पाई अपॉन 3। इधर आ जाओ, लैम्डा से लैम्डा कट करो, 2 6 जा 12, 5 आ जाएगा पाई अपॉन में 6। चलो जी, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कहां पे आएगी? फॉर्मूले में तुम्हें cos 5/2 लिखना पड़ेगा। ये होता है ना फॉर्मूला, आई नो क्या बोलते हैं, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। अभी मैं 5/2 वाली टर्म पे आ रहा हूँ, ठीक है। cos 5/2 देख लो, 5 की वैल्यू है पाई अपॉन 3, 3 2 जा 6, 5 की वैल्यू है पाई अपॉन 6, 12। बोलो ये बन जाएगा कि नहीं? ये बन जाएगा, पाई अपॉन 6 और पाई अपॉन 12। भाई 5 की जगह ये पुट करो ना, पाई अपॉन 3, 5 की जगह पाई अपॉन 3 पुट करो। नीचे 2 लिखा हुआ था तो 2 3 जा 6 हो जाएगा ये, है ना। तो ऊपर पाई बचेगा, नीचे 6 बचेगा, ये लिख दिया। इधर आ जाओ, 5 की जगह पे ये पुट करो, पाई अपॉन में 6, यहाँ पे क्या पुट करोगे, पाई अपॉन में 6, 6 टू जा क्या बन जाएगा 12। अब मुझे ये बताओ, इसमें तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी नहीं, पाई अपॉन 6 का मतलब एंगल कितना है, 30 डिग्री, है ना। तो cos 30 की वैल्यू हमें याद होती है 1/2, वो तो लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, सॉरी √3/2, वो तो लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें दिक्कत सारी यहाँ पे आएगी, पाई अपॉन 12, पाई अपॉन 12 कितना होता है, 180/12। 180/12 का मतलब क्या होगा, 12 × 12, 12 × 5 = 60। cos 15 की वैल्यू कहाँ से लाओगे? बोलो, cos 15 की वैल्यू कहाँ से लाओगे? ठीक है। तो अभी मैं दो बातें बोलने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सुनने का धैर्य रखना। पहली चीज, अगर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि ये है भी,
तो तुम्हारे लिए मौज ही मौज है। क्यों? कॉस 15 की वैल्यू हमें नहीं याद। हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे। ठीक है। हालांकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व करना ही पड़ेगा इसको। बट चलो, अभी तो अपने पास चॉइस है। लिखने वाला क्वेश्चन है ना, तो आंसर जो होगा कॉस 15 में ही छोड़ देना। हद से हद वो हाफ मार्क्स काट लेगा। हालांकि इस बात के मार्क्स नहीं कटने चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए तो तुम फंस जाओगे, फिर तुम्हें कॉस 15 की वैल्यू भी पता करनी पड़ेगी। सर कॉस 15 कहाँ से पता करें? तो यार, 10th क्लास में मेरे ख्याल से, शायद से 9th में या 11th में, मेरे को यार एग्जैक्ट क्लास याद नहीं है, जब भी है ये सीखते जरूर थे। अगर ये 11th में है तो तब तो चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ऐसे करके कॉस 15 की वैल्यू निकालते थे। मुझे बताना कौन सी क्लास में ये चीज है ना, कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगा करके तब सॉल्व करते थे इसको, मुझे याद नहीं आ रही क्लास। है ना। कॉस 15 की वैल्यू तुम्हें निकालना सीखना पड़ेगा। कैसे? इस तरीके से कॉस 15 को ये लिख सकते हो, कॉस 45 माइनस 30। ये तो फॉर्मूला बन गया ना कॉस एक्स माइनस वाई का। अब यार फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है। कॉस 45 भी तुम्हें पता है, कॉस 30 भी तुम्हें पता है, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। कॉस एक्स माइनस वाई का मेरे को अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा फॉर्मूला, चलो रुको एक सेकंड में देख कर लिख ही देता हूँ। ये यार, ये याद कर लेना कॉस वॉस के फॉर्मूले। अब ये गलत चीज है बोर्ड वालों की। फिजिक्स में ये फॉर्मूला क्यों डाल दिया उसने? फिजिक्स का एग्जाम तो बायो वाले बच्चे भी देते हैं ना। अब मजबूरी है तुम्हारी, करने पड़ेंगे कॉस वॉस के सारे फॉर्मूले, 4-5 फॉर्मूले हैं, सब याद कर लेना, और क्या ही करोगे। मैं लिख देता हूँ, रुको चारो यहाँ पे। ठीक है ना। तो बाई चांस अगर उल्टी सीधी वैल्यू आ जाए ना, जैसे 45 की वैल्यू पूछ ले, तो क्या करोगे? कॉस 45 की वैल्यू, 45 कह रहा हूँ, 75 की वैल्यू, कॉस 75 की वैल्यू कैसे निकालोगे? ऐड करके इनको यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला यूज कर देना। हाँ, तो अब याद कर लेना यार इनको, क्या ही कर सकते हैं हम लोग। बोर्ड वाला जब हमारे सर पे चढ़ा हुआ है, तो हमें सर तो हिलाना ही पड़ेगा ना, ताकि वो नीचे गिर जाए। इस बात का कोई सेंस नहीं बनता मैं क्या बोल रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ। ये सब रट लेना अच्छे से एकदम। ठीक है, चारों फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ मैं। cos x माइनस वाई, cos x, cos y। इनको कॉपी पे लिख लेना किसी, और ऐसी कॉपी पे जिसको खोल करके देखते हो। चलो cos 15 की वैल्यू निकलवाता हूँ तुम्हें। हाँ, cos x माइनस वाई, लगा दें फॉर्मूला? लगा दो। जय महेश मती। ठीक है। cos x माइनस वाई का फॉर्मूला, cos x cos y प्लस sin x sin y। cos x cos y प्लस sin x sin y। पुट करनी वैल्यू, cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, sin 45 1/√2, sin 30 1/2। क्या 1/√2 को कॉमन ले लिया जाए? बिल्कुल ले लिया जाए। 1/√2 1/√2 कॉमन। ठीक है। अंदर क्या बचेगा? क्या नीचे से 2 भी कॉमन ले लिया जाए? बिल्कुल ले लिया जाए। अंदर क्या बचेगा? √3 + 1। तो ये आ गई तुम्हारी cos 15 की वैल्यू, यहाँ पे पुट कर देना, जरूरत पड़ेगी तो। जरूरत पड़ेगी तो क्या, जरूरत पड़ ही रही है, उठा करके पुट करके सॉल्व करें। बोलो। अगर ऐसा सोच रहे हो कि cos 15 की वैल्यू रट लेंगे हम लोग, तो बहुत गलत सोच रहे हो। उससे बेहतर है कि तुम ये चार फॉर्मूले याद करो। इससे तुम्हें कितनी सारी वैल्यूज निकालने को मिल जाएंगी। साइन 45 की, 45 कह रहा हूँ, 15 और 75। ठीक है। और बीच में उठपटांग से कुछ वैल्यू आ जाए, वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक दो प्रैक्टिस कर लेना वैल्यूज कैलकुलेट करने की। रुको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। साइन 135 प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। साइन 75 प्रैक्टिस कर लेना कैसे निकलेगी। कॉस 75 कर लेना। है ना। और बस ये सब ऐसे प्रैक्टिस कर लेना। 15 हो गया, साइन 15 की वैल्यू। कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा इसमें, एक मैंने निकाल के दिखा दी, बस तुम्हें चार फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है। अगर ये चार फॉर्मूले याद हैं, तो तुम ये कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो इस तरीके से। बोलो। क्लियर हुआ सबको ये? हाँ जी सर, क्लियर हुआ। तो मजा आया इस क्वेश्चन में? अरे क्या ऐसी बात कर रहे हो, क्या घटिया क्वेश्चन था ये। दिमाग ही खराब हो गया इसमें। कॉस 15 कहाँ फिजिक्स पढ़ रहे थे, मैथ्स पे ले गए। ओके। अब हम सीबीएसई को गाली दे सकते हैं इन बातों पे?
चलो इस पे आ जाओ। राइट टू पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कितने डिफरेंस हैं? दो डिफरेंस उसने पूछे हैं, मैं तुम्हें बहुत सारे बताता हूँ, एक एक करके सुनते चलना, ठीक है? लिखा नहीं रहा, शॉर्ट शॉर्ट में लिख सकते हो, लिखना हो तो आराम आराम से बोल रहा हूँ। पहला इंटरफेरेंस का इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस है। इंटरफेरेंस हम करते हैं टू स्लिट्स के लिए, ठीक है? पहली तो डेफिनेशन ही है, पहली तो डेफिनेशन ही है, करते हैं ना बचपन में, पहली तो डेफिनेशन ही डाल दो डिफरेंस में, इंटरफेरेंस होता है क्या, डिफ्रैक्शन क्या होता है। दूसरा, इसमें करते हैं हम लोग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें करते हैं हम लोग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। चलो, इसमें इंटेंसिटी जो होती है वो होती है फिक्स, ऐसे सबकी इंटेंसिटी होती है फिक्स। इसमें इंटेंसिटी फिक्स नहीं होती, कम होती जाती है। चौथा डिफरेंस, इसमें जो विड्थ होती है वो होती है फिक्स। ये वाली विड्थ देखना, ये वाली, इनके बीच की विड्थ, ये इक्वल टू ये, इक्वल टू ये, इक्वल टू ये, इक्वल टू ये वाला जो बेस है ना इनका, ये जो विड्थ है, फ्रिंज विड्थ, ये सेम है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तो दिखाई है तुम्हें भी, सेंटर वाला सबसे बड़ा होता है, फिर छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। ये जो विड्थ है ना नीचे वाली, ये छोटी होती रहती है, ये तो देखा ही है हमने अभी पीछे, है ना? ये चौथा डिफरेंस हो गया। और बस चार डिफरेंस हो गए, दो पूछे थे उसने, और क्या जान लोगे बच्चे की, ठीक है? बस, बात समझ आई? अभी सबको लैंग्वेज में लिख देना। ये हो चुका हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इस पे आ जाओ। व्हाट इज स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न? सस्टेन्ड और स्टेबल बात सेम है। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग सच इंटरफेरेंस पैटर्न? तो स्टेबल पैटर्न किसको बोलेंगे? जो स्टेबल हो। अरे वाह, क्या बात बताइए, स्टेबल का मतलब तो हमें पता ही नहीं था। स्टेबल का मतलब जिसमें फ्रिंज विड्थ या फिर जो भी हमारा मैक्सिमा मिनिमा है वो चेंज ना हो रहा हो, मतलब जो भी हमारा पैटर्न बना उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, बस उसको बोलते हैं स्टेबल पैटर्न। ठीक है, सिंपल। तो वही लिखा है यहाँ पे मेरे ख्याल से, व्हेन द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, जब भी मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन टाइम के साथ चेंज ना हो रही हो तब उसी को बोल देंगे हम लोग स्टेबल इंटरफेरेंस। अब बनेगा कैसे वो? बनाने के लिए कोहेरेंट सोर्स यूज करेंगे। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? अभी पीछे बताया तुम्हें, ऐसे दो सोर्सेज जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो, उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो उनके बीच में, उसको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। तो जब तक कोहेरेंट सोर्स होगा तब तक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। कोहेरेंट सोर्स खत्म, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न खत्म। कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाएंगे? एक सोर्स को दो सोर्स में स्प्लिट करेंगे, यंग डबल स्लिट की तरह, इस तरीके से। ये एक सोर्स को ऐसे दो सोर्स में स्प्लिट करा हम लोगों ने, तो उसको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। क्या दो अलग अलग सोर्स यूज नहीं कर सकते हम लोग? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? दो अलग अलग सोर्सेस यूज करेंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट क्यों होगी? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, सोर्स को चेंज करते ही फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। बातें समझ आई सारी? पूरी जो रैप गई मैंने, सारी अच्छे से दिमाग में गई ना? ठीक है, पूरा देखो पीछे तक का समराइज कर लिया हम लोगों ने। चलो, डेरिवेशन नहीं तो इस पे आओ। ये मत देखना इसका, खुद से करो इसको। पता नहीं क्या क्या लिख रखा है इसने। इस पे आ जाओ तुम अपने उस पे। हाँ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंटरफेरेंस पैटर्न व्हेन सोर्स स्लिट इज मूव क्लोजर टू द प्लेन ऑफ स्लिट? सोर्स स्लिट इज मूव क्लोजर टू द प्लेन ऑफ स्लिट। ये क्या बोल दिया? इस पे आ जाओ, उसने फालतू में नहीं दे रखा है। ठीक है ना? और हंसने लग जाते हैं यार तुम तो। अभी सुनो जरा, क्या बोला है ये समझ लेते हैं इसको। उसकी इंग्लिश पहले सेकंड वाले पे आ जाते हैं। अभी फर्स्ट वाले की इंग्लिश ही समझ नहीं आई, वो पता नहीं क्या बोल देता है। ये नहीं कि बच्चों वाली थोड़ी सी इजी इंग्लिश में लिख दे। द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट इज इंक्रीज। दो स्लिट के बीच में सेपरेशन को हमने बढ़ा दिया। दो स्लिट के बीच में सेपरेशन, उसको क्या बोलते हैं? डी। ठीक है, दो स्लिट के बीच के जो सेपरेशन है उसको डी तो बोलते हो, उसको हमने बढ़ा दिया। तो डी बढ़ाने से किस चीज पे फर्क पड़ेगा? तुम बोलोगे डी बढ़ाने से सीधा सीधा फ्रिंज विड्थ हमारी कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक बात क्या है? ये हमें ट्रू फॉल्स थोड़ी बताना है, हमें लिखना है इसको कि भाई अगर तुम डी को बढ़ाओगे तो तुम्हारी फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात तो बढ़िया है।
सोर्स स्लिट इज मूव क्लोजर टू द प्लेन ऑफ स्लिट। इसने बोला है कि ये जो तुम्हारी सोर्स स्लिट है, यहाँ पे सोर्स रखा है ना, और ये दो स्लिट्स हैं, स्लिट वन स्लिट टू, तो तुमने इनके बीच का गैप कम किया, इसको उठाकर लाए और यहाँ रख दिया, इसको पास में लेकर आ गए। ऐसे ये पहले यहाँ थी, अब इसको पास में ले आए। तो अब बताओ किस चीज पे फर्क पड़ेगा? तो किस चीज पे फर्क पड़ेगा? एज डिक्रीज इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूसेस बाय द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सोर्स ओवरलैप एंड फाइनली फ्रिंजेस डिसअपियर। अभी स्किप करो यार, इसको अगले सेशन में देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, समझ तो आ गया, बट वो फील आता है ना आंसर में कि हाँ चलो इसमें फील आया, एकदम वो फील नहीं आ पाता। तो अब इसको स्किप करते हैं। ठीक है, मुझे याद दिलाना, इसके टाइम वेस्ट नहीं करते। अच्छा, एक और आंसर लिखा है इसका। As the source slit is brought closer to the plane of slit, the screen gets illuminated uniformly and fringes disappear. फील नहीं आ रहा, फील नहीं आ रहा, फील छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इस पे आ जाते हैं। हाँ, इतने क्वेश्चन हैं इसके। चलो यार, बाकी नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से चलो नेक्स्ट सेशन में करते हैं बाकी। बहुत सारे कर लिए हम लोगों ने, 20 तक पहुंच गए हम लोग। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और ये सब अच्छे से करके आ जाना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।